हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यह वीडियो डालने में कुछ वक्त लग रहा है। पिछले 4 या 5 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके कारण कि आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिल रही होगी। तो चलिए, आज से मैं फिर से आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वह हमारा ज्ञान सेतु सुबोध का विज्ञान पाठ का वीडियो है। तो आज हम चलिए विज्ञान को पढ़ते हैं और इनके प्रश्नों को समझकर हल करते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। यदि आपके कोई दोस्त, आपके भाई या आपके बहन क्लास 9 या क्लास 10 में हैं, जी हाँ, क्लास 9 या क्लास 10 में हैं, तो आप सभी को पता है कि इनकी परीक्षा जनवरी में होने वाली है। क्लास 9 क्लास 10 की परीक्षा जो है वो जनवरी में हो रही है। तो उसी परीक्षा के उद्देश्य से हम यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आए हैं हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके परीक्षा में जिस सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लेके यहाँ पे आया हूँ। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपकी तैयारी की जांच करने के लिए यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट भी होंगे, जो कि बिल्कुल लाइव होंगे। मतलब कि मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप डायरेक्ट वहीं पे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका वहीं पे आपको जवाब दूंगा। तो यदि आप लोग में से आपका भाई या बहन या फिर आपके रिश्तेदार में कोई है जो कि क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ रहा है, जो इस वर्ष परीक्षा देने वाला है, या फिर यदि आप लोग में कोई हैं, तो आप लोग यह बात उन सबको तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ऐस लिख के कमेंट करें कि हाँ, हमें यह क्लास करनी है, हमें वो वीडियो देखने हैं और टेस्ट भी देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने सवाल के साथ। तो सवाल शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज का पेज नंबर बता दूं। आज का जो पेज नंबर है वो हमारा 89 और 90 पेज नंबर है। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू किया जाए। चलिए, तो देख सकते हैं कि आपका जो पहला सवाल है वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के सही उत्तर के क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में क्या करने हैं, आप सभी को लिखने हैं। तो पहला है, वह स्थान जहां वायु नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो क्या उसे माध्य कहते हैं? नहीं, उसे माध्य नहीं कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। तो इसका जो आंसर है वो हो गया आ नंबर। तो जहाँ पे वायु नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। देखिए, निर्वात दो चीज़ से मिलकर बना है, एक आपका है निर और दूसरा है वात। इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा नि वात। मतलब कि जहाँ वात नहीं हो। वात मतलब क्या होता है? हवा। तो जहाँ हवा नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात दो चीज़ से बना है, नि और वात से, मतलब कि जहाँ हवा ना हो। चलिए अगला देखते हैं, यह ध्वनि का मात्रक क्या है। देखिए यहाँ पे केवल ध्वनि दिया है, लेकिन इसके पास ध्वनि नहीं, ध्वनि प्रबलता होता है। ध्वनि का मात्रक नहीं होता, ध्वनि प्रबलता का मात्रक होता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रबलता जो है, उस ध्वनि प्रबलता का क्या मात्रक है। तो देखिए, ध्वनि प्रबलता को जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। इसलिए इसका भी सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर अ। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है हमारा सवाल नंबर ग। दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, इसका कहने का क्या मतलब है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप धूप से किसी कमरे में आते हैं, छांव वाले जगह में आते हैं, कमरे में आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको कुछ समय के लिए क्या होता है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। साफ दिखाई कुछ समय के लिए नहीं देता है। कब? जब आप धूप के से किसी अंधेरे कमरे में नहीं, या फिर कोई कमरे में आते हैं तो कुछ उतना साफ दिखाई नहीं देता है। देता है नहीं। इसी तरह जब आप किसी अंधेरे कमरे से यदि एकाएक में बहुत तेज में धूप में निकलते हैं तो आपकी जो आँख होती है वो चौंधिया जाती है, आपकी आँख से साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम किसी धूप वाले कमरे में होते हैं तो क्या होता है, तो जब हम कोई धूप वाले कमरे में होते हैं तो हमारे जो आँख होती है उस आँख में कम प्रकाश प्रवेश करती है। कितना प्रकाश प्रवेश करती है? कम होती जाती है। लेकिन जब हम किसी कमरे में होते हैं, किसी अंधेरे कमरे में, जब ज़्यादा धूप नहीं हो, ज़्यादा प्रकाश नहीं हो, वहाँ हमारे नेत्र में, हमारे आँख में प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, या फिर कौन ऐसा करता है? देखिए क्या होता है कि देखिए, आपका जो आँख है, आपके आँख में आपकी इस तरह से एक
झिल्ली होती है, इस तरह से एक झिल्ली होती है जो इसका आकार ही यह निश्चित करता है कि आपकी आंख में कितना अधिक प्रकाश जाना चाहिए और कितना अधिक प्रकाश नहीं जाना चाहिए। तो ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली का क्या नाम है? तो इस झिल्ली का नाम होता है आपका पुतली। इस झिल्ली का क्या नाम होता है? तो आपकी इस झिल्ली का नाम है पुतली। तो पुतली हो गया झिल्ली का नाम। और ये झिल्ली जो थी इस प्रकार की मांसपेशी से जुड़ी होती है जो इस झिल्ली के साइज को छोटा या बड़ा करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं उसे? परितारिका। तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है वह कौन करता है? परितारिका करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे इतना डिटेल बताया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपका इसको आंसर परितारिका लिखा देता, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते कि परितारिका क्या होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान कहने का अर्थ है कि हम किसके कारण वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वस्तुओं को आप किसके कारण देख सकते हैं? आप अपनी आँख के कारण देख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर, कोई भी चीज़ को अपने आँख से ही देखते हैं। लेकिन चलो एक चीज़ बताओ कि जब तुम अंधेरे में होते हो तो क्या तुमको कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं। क्यों? उसमें तुम्हारे पास तो आँख तो होती है, लेकिन वस्तु दिखाई देती है क्या? नहीं। मतलब कि किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आँख ही काफ़ी नहीं है। किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आँख ही काफ़ी नहीं है, और हमें क्या होने चाहिए? तो आँख के पास साथ हमें प्रकाश भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में हम नहीं देख सकते, लेकिन जब वहाँ प्रकाश होता है तो हम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आँख से हम देखते हैं, लेकिन देख हम कब सकते हैं? जब वह वस्तु कहाँ पे हो? प्रकाश में हो। तो वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है प्रकाश। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश, ब नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। तो अगला है आपका सवाल नंबर 2। दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। ठीक है, चलिए। तो दिया तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, कि तीव्र प्रकाश के लिए कौन सुग्राही होता है? तो देखिए, जो तीव्र प्रकाश के लिए जो आपके आंखों में जो सुग्राही होते हैं वह होते हैं आपकी शंकु कोशिका। क्या कौन सी होती हैं? तो जो सुग्राही होते हैं वो होता है शंकु कोशिका। हमारे आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होता है शंकु कोशिका और एक होता है आपकी एक होती है आपकी क्या कहते हैं उसको? क्षणान्वित कोशिका। वो आपके कम प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और यह आपकी अधिक प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडॉप्सिन। क्या बोला जाता है? कोडॉप्सिन बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए, सतह को अगर हम बांटे तो कितना भाग में बांटते? दो भाग में बांटते। एक तो पूरा तरह से चिकना हो, ये सतह हो गया, और दूसरा सतह वो हो जाएगा जो क्या हो? चिकना ना हो, खुरदुरा हो, उबड़ खाबड़ हो। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि चिकना सतह में अधिक दो प्रकाश एक दूसरे के समांतर है, तो परावर्तन के बाद भी ये दोनों क्या होंगे? तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। और इस प्रकार के परावर्तन में क्या होता है? तो इस प्रकार के परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। और ये बात करें यहाँ की, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश आया, इधर मुड़ जाएगा, लेकिन देखिए यहीं पे अगर ऊपर में आ गया तो आपका इधर चला जाएगा। देखिए ये समांतर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो चिकने पृष्ठ में जो होती है परावर्तन वो समांतर होती है, नियमित परावर्तन होती है। और जो खुरदरी पृष्ठ होती है, जो चिकनी नहीं होती है, उसमें आपकी विस्तृत परावर्तन होती है या फिर अनियमित परावर्तन होती है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका ये हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन। चलिए यहाँ पे लिख दिया जाए नियमित परावर्तन। ठीक है, देखिए परावर्तन ये नहीं लिखा है, इसको चलिए मैं सुधार देता हूँ किस तरह से ये परावर्तन लिखेगा। चलिए ये यहाँ पे परावर्तन नहीं लिख पा रहा है। चलिए मैं इसको हाथ से लिख देता हूँ परावर्तन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन।
ठीक है। चलिए अगला दिया है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे आसपास क्या होने चाहिए। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास जितने अधिक वृक्ष होंगे तो जो ध्वनि प्रदूषण होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक कम होगा। पक्षी तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। देखिए, आप लोगों ने पक्षी की आवाज़ सुनी होगी, तो पक्षी का आवाज़ तो बहुत अधिक स्पीड टाइप का होता है, मतलब कि जो वो उसका आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत अधिक तेज़ी से होता है। लेकिन वही यदि आप शेर की अगर आवाज़ सुनते हैं तो शेर की आवाज़ क्या होती है, उतनी अधिक धीरे धीरे से ज़्यादा होती है। दहाड़ देखिएगा तो आपको तीव्र तुरंत उतार चढ़ाव ज़्यादा आपकी आवाज़ में नहीं मिलता है, धीरे धीरे से उसका आवाज़ होता है, धीरे धीरे से उतार चढ़ाव होता है। तो जो आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत तीव्र गति से होता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च तारत्व, और जिसमें कम होता है उसे हम लोग कहते हैं निम्न तारत्व। तो पक्षी में कैसा होता है, उच्च तारत्व का। तो क्या लिखेंगे कि पक्षी की क्या होती है, उच्च तारत्व ध्वनि होती है, उच्च तारत्व की ध्वनि होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 3, दिया गया है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, आपने कभी अपना चेहरा या खुद को आईने में देखा ही होगा, देखा है। तो देखिए आपने में क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये हैं आप, बताइएगा कि आप लोग अच्छे बन रहे हैं या खराब बन रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका एक हाथ इधर और आपका एक हाथ है इधर, ठीक है। मान लीजिए, इतना अच्छा तो मैं कोई पेंटर नहीं हूँ जो अच्छा से बनाऊंगा, लेकिन मान लीजिए ये हैं आप, ठीक है, ये आप हुए। अब एक चीज़ बताइए, क्या कि जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो क्या आप इसी तरह से दिखते हैं। तो बोलेगा सर नहीं सर, जब हम शीशे में देखते हैं हम इस तरह से नहीं देखते। तो क्या होता है उसमें, सर उसमें ये होता है कि हमारा जो ये दायां भाग है वो शीशे में हमको बायां में दिखता है कि नहीं दिखता है, और बायां भाग कहाँ दिखता है, दायां में दिखता है। ऐसा देखने आएगा होगा, यदि आप अपना बायां हाथ उठाएं तो शीशे में लगेगा कि आपने अपना दायां हाथ उठाया है, और यदि अपना दायां हाथ उठाएं तो लगेगा कि आपने अपना बायां हाथ उठाया है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन उसी परिवर्तन को कहते हैं, मतलब कि वह परिवर्तन जिसमें दायां वस्तु दाईं तरफ की वस्तु बाईं तरफ दिखाई दे और बाईं तरफ की वस्तु दाईं तरफ दिखाई दे, उसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे वह परावर्तन वह परावर्तन जिसमें बाईं वस्तु दाईं ओर तथा दाईं वस्तु बाईं ओर दिखाई दे। क्या दिखाई दे, तो दाईं वस्तु बाईं ओर दिखाई दे, तो उस प्रकार के परिवर्तन को परावर्तन को क्या कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से नोट कर लीजिएगा इस तरह से। चलिए अगला देखते हैं, दिया अक्ष बिंदु क्या है। अक्ष बिंदु क्या होती है, चलिए देखते हैं अक्ष बिंदु क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई शीशा है, मान लीजिए कि यह कोई शीशा है और यह इसका केंद्रक है। तो केंद्रक से शीशे को जिस बिंदु पे मिलाया जाता है, केंद्रक को शीशे के जिस बिंदु पे मिलाया जाता है, तो देखिए ये शीशा है। देखिए सबसे पहले शीशा कोई भी क्या होता है,
तो आप लोग जानते हैं नहीं, मुझे नहीं पता कि देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कोई भी शीशा जो होता है एक वृत्त का पार्ट होता है। मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ठीक है, तो एक गोले का मैंने इतना भाग काट लिया तो यही हो गया इसका शीशा। और गोला में कोई बीच भाग होगा, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। तो यहाँ से शीशे के जब हम बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ से जब हम शीशे के बिंदु को मिलाएंगे तो जो उस बिंदु पे मिलेगा उसी बिंदु का नाम होता है अक्ष बिंदु। तो लगता है मुझे आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसे लिखे आ जाए। क्या लिखेंगे? वह बिंदु लिखेंगे इसमें, वह बिंदु जहाँ केंद्रक से दर्पण को मिलाने वाली रेखा, वह बिंदु जहाँ केंद्रक से दर्पण को मिलाने वाली रेखा दर्पण को स्पर्श करती है या दर्पण को प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अक्ष बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों समझ गए और ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला दिया है कि आप अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कोई दो उपयोग बताइए। तो देखिए, सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन का उपयोग करते हैं हम लोग अपने प्रतिबिंब देखने के लिए। तो हम लोग खुद अपना प्रतिबिंब देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का उपयोग करते हैं। चल लिखेंगे, तो लिखेंगे स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए। स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए। और कहाँ करते हैं? देखिए, और हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाते समय इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो और हम लोग टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? तो टॉर्च में भी इसका उपयोग करते हैं। देखिए, आप लोग जो टॉर्च या हेडलाइट देखते होंगे तो उसके पीछे जो रहता है, टॉर्च के जो पीछे रहता है उसमें भी देखिए आप चिकना सतह रहता है, तो वह भी एक आपका दर्पण ही रहता है और वहाँ पे आप लोग परावर्तन का ही उपयोग करते हैं। तो टॉर्च में, ठीक है, दो लिखा दिए। और आप लिख सकते हैं बहुत जगह प्रकाश के परावर्तन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जब कोई सतह पे पड़ता है, देखिए ये एक सतह है, यदि प्रकाश यहाँ से यहाँ पे पड़ा, आया प्रकाश, और ये सतह पे क्या है? 90 डिग्री का एक कोण है। ये सतह पे 90 डिग्री का एक कोण है, ठीक। और प्रकाश यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इधर से जो प्रकाश है इसका नाम हो गया आपका आपतित किरण, और ये जो सीधा हो गया जो 90 डिग्री है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका लंब, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश इस पे आता है तो प्रकाश यहाँ से जो लौटता है इस तरह से, तो जितना कोण यहाँ पे होता है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी उतना ही कोण बनता है थीटा। तो यही प्रकाश का परावर्तन का एक नियम है कि ये जो आपतित किरण हुआ ये परावर्तित किरण हुआ। आपतित किरण के साथ जो कोण बनाने की आपतन कोण आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। देखिए तीनों एक ही बिंदु पे हैं कि नहीं? हाँ है। तो यही होता है कि अभिलंब, आपतन किरण तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होते हैं। अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो यही हो गए आपके दूसरे नियम। तो चलिए लिखते हैं एक एक नियम के। तो पहला नियम मैंने क्या बताया? पहला बताया कि आपतित किरण आपकी किसके बराबर होते हैं? तो परावर्तित किरण के बराबर होते हैं।
तो लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। वर्तन कोण के का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन कोण यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। कोण के बराबर होता है, ठीक है, पहला नियम होगा। दूसरा क्या होगा, तो देखिए क्या बोले कि आपतित किरण कौन, परावर्तित किरण तो चलिए इसको अलग अलग ही लिखते हैं, आप लोग इसे सटा के लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा जो आपका जो अभिलंब होता है एक ही तल में होता है। तो आपका अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे मैंने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए हैं, तो आप इसे यहाँ से नोट कर लें। इस तरह से हमारा पेज नंबर 89 यहाँ पे एंड होता है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, हम जो किया हमारा पेज नंबर 90। ठीक है, तो यह स्पेस तो आपके पहले परावर्तन के जगह दिए गए, जो कि ज़्यादा जगह दे दिया गया था। चलिए हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 10 क्या दिया गया है। तो आपका जो सवाल नंबर 10 दिया गया है वह है कि 1 नंबर बाएं से हमें दाएं लिखना है। पहला है घंटी में जो होता है आपका एक प्रकार की आवाज़ आती है। तो कोई भी प्रकार की आवाज़ हो तो हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, सब ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो जो 1 नंबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए नी तो हमारा पहले से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्वा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ध्वा, तो ध व धवा, तो ये हो गया आपका ध्वनि। ठीक है, दूसरा नंबर आपका दिया है, क्या देखते हैं, दूसरा नहीं तीसरा है, क्या है, हठ जो किसका मात्रक है। तो हठ जो मात्रक होता है वह आवृत्ति का होता है। किसका होता है, तो ये आठ आपका मात्रक होता है आवृत्ति का। देख सकते हैं 3 नंबर में आ दे दिया है, हमें क्या लिखने, हमें वृत्ति लिखने। तो ये हो गए आपके व्री और ये हो गए आपके ती, तो ये आप क्या हो गए, वृत्ति हो गए। ठीक है, चलिए अगला दिया है 5 नंबर, क्या दिया है, मंद प्रकाश के लिए सुग्राही कौन होता है। कि मंद प्रकाश के लिए आपके जो 5 नंबर में उसके कौन सुग्राही होते हैं। तो 5 नंबर में दे दिया क्या है, शंकु है। तो मंद प्रकाश के लिए कौन सुग्राही होते हैं, तो मंद प्रकाश के लिए आपके शंकु सुग्राही होते हैं। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर दिया है, वस्तु का इधर उधर बार बार गति करना क्या कहलाता है। तो देखिए वस्तु का इधर उधर बार बार गति कर लाना आपका दोलन का, तो 2 दे दिया है, हमें क्या लिखने, हमें लन लिखने हैं। तो 2 लन होगा यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, चलिए अगला है सवाल नंबर 2, दिया ऐसा स्थान जहाँ वायु न हो। देखिए पिछले पेज में ही मैंने बताया कि वैसा स्थान जहाँ वायु न हो उसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो नी दे दिया गया, हमें क्या लिखने, हमें वात लिखने, तो वार, तो ये हो गए आपके निर्वात। क्या हो गए, निर्वात हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखें। हाँ, तो अगला है सवाल नंबर 3, एक दोलन करने में लगा समय। तो एक दोलन करने में लगा समय को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त काल। तो चलिए लिखते हैं तीसरा नंबर, तो तो ये हो गए आपके आवर्त काल, ये हो गए आपके आवर्त काल। ठीक है, चलिए 4 नंबर दिया गया है, वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। मैंने पिछले पेज में बताया कि वस्तुओं को जो देखने के लिए आवश्यक है वह क्या है, तो वह आपका प्रकाश है। क्या है, तो ये आपका प्रकाश होगा। चलिए अगला दिया है 7 नंबर में,
एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाद्य मतलब इसे हम लोग बजाते हैं, जैसे म्यूजिक निकलता है, गाना निकलता है। तो ठीक है, तौ दिया है, तो तौ से कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तौ से होता है हमारा क्या? तबला। क्या होता है? तबला। तो ये तबला का वाद्य यंत्र है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका तबला। 8 नंबर में दिया गया है, मध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? तो देखिए, मध्य स्थिति के इधर उधर गति कहलाना आपका कंपन कहलाता है। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंपन। कम दे दिया है, पन। ठीक है, तो देख सकते हैं, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। तो यह हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे यहाँ पे वीडियो रोक के नोट कर लें, अभी जब मैं बता रहा था आप उस समय भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर 90 था वो 90 पेज नंबर है यहाँ पे समाप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको बताया फिर से आपका सुन लें, यदि पहले नहीं सुने थे, कि क्या कि इस चैनल पे अब आपके क्लास 9 और क्लास 10, यदि आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी में कोई है या फिर आपके रिश्तेदार में कोई है जो क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ते हैं और वो अपने एग्ज़ाम की जो है वो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, अपनी एग्ज़ाम की वो अच्छी तैयारी यदि करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ आपके क्लास 9 और 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि VVI हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और यही प्रश्न आपके जो एग्जाम्स में हैं वो आते हैं, और पिछले वर्षों में भी ये सवाल पूछे गए हैं और इस वर्ष में भी इसी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और साथ में आपने अपनी तक क्या तैयारी की है, आप किस विषय में पीछे हैं और आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रतिदिन आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में आपके 25 से 30 क्वेश्चंस या कभी कभी इससे भी अधिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो प्रतिदिन यहाँ पे हमारे पास इसका टेस्ट होगा। तो आप उस टेस्ट, और ये टेस्ट जो होगा वो लाइव होगा। लाइव कहने का मतलब है कि यहाँ से हम जिस समय सवाल पूछेंगे आपके पास भी वीडियो उसी समय जाएगा, आपको जवाब देने हैं। आपको जो जवाब देगा उसका नाम यहाँ पे लिया जाएगा और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं आपको यह बताया जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप जो गलती हो रहा है अपनी तैयारी को और अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो क्या करें, आप इसे उन तक पहुँचाएँ जो उसको किसे अपनी ज़रूरत है, जो भी क्लास 9 क्लास 10 में है। और बहुत जल्द यहाँ पे आपके क्लास 12 की भी शुरू हो रही है। तो क्लास 12 में अभी थोड़ा लेट है, पहले अभी मैं क्लास 9 और 10 के बारे में, उसके बाद आपके क्लास 12 के बारे में 2-4 दिन के बाद शुरू होगा। ठीक है, तो यदि आप लोग भी हैं तो आप लोग भी आएँ और हर एक को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप लोग भी अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमारे चैनल को और लोगों तक पहुँचाएँ और इसे सब्सक्राइब और अधिक लोगों से कराएँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।